हेलो। देखिए आपका ये उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आपका ये बताया गया कि राज्य सरकार किसी शहर या नगर को आपका डेवलपमेंट एरिया या विकास क्षेत्र की घोषित करेगी धारा 3 में। तब उस शहर के लिए विकास माने सुव्यवस्थित विकास के लिए एक प्राधिकरण या अथॉरिटी गठित होगी, जिसको विकास प्राधिकरण कहेंगे। धारा 4 में विकास प्राधिकरण में कौन कौन से लोग होंगे ये हमने बताया था धारा 4 में। फिर आपका धारा 6 हमने बताया था आपका एडवाइजरी काउंसिल सलाहकार परिषद, यानी कि आपका विकास प्राधिकरण को कार्यों में माने सलाह देने के लिए आपका एडवाइजरी काउंसिल होगी। इसमें कौन कौन होगा ये बताया गया था। इसके बाद धारा 7 पूछल्ला पूछ सकता है कि विकास प्राधिकरण के उद्देश्य क्या है बताइए, तो आपका सेक्शन 7। इसके बाद एक क्वेश्चन इधर बचा है आपका, वह है सेक्शन 5A, यानी कि केंद्रीयकृत सेवाओं का सृजन, यानी कि क्रिएशन ऑफ आपका माने आपका केंद्रीयकृत सेवाओं का सृजन। यानी कि केंद्रीकृत का मतलब ये हुआ कि कई माने कह सकते हैं कि कई आपका शहरों के विकास के केंद्रीकृत सेवाओं का सृजन का मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण आपका केंद्रीकृत सेवा का सृजन राज्य सरकार कर सकती है। और इसके लिए क्या क्या नियम हैं, एक एक नियम देखिए, कम चांस हैं लेकिन एक बार थोड़ा दिमाग में बैठाए रहिए कि क्या नियम है। देखिए आपका क्या बताया गया धारा 5 में। धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी चीज के होते हुए भी राज्य सरकार किसी समय अधिसूचना द्वारा सेक्शन 59 की उपधारा 4 में वर्णित पदों से भिन्न ऐसे अन्य पदों के लिए, जैसे राज्य सरकार उचित समझे, एक या अधिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा का सृजन कर सकेगी, जो सभी विकास प्राधिकरणों के लिए सामान्य हो और भर्ती की रीति एवं शर्तों को और सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की शर्तों को विहित कर सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग विकास प्राधिकरण के कर्मचारी बनाए जाते हैं उनके लिए राज्य सरकार चाहे तो एक अलग से विभाग बना सकती है जो इन लोगों की नियुक्ति इत्यादि करे, माने कर्मचारियों की। और वह विभाग जो बनाने का पावर है धारा 5A में है। और इसी को विकास प्राधिकरण केंद्रीयकृत सेवा कहते हैं। जैसे कि आप लोग अखिल भारतीय सेवा पढ़ते हैं संघ स्तर पर, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भारत में लोक सेवकों की भर्ती कैसे हो, इसके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है और उस कानून के तहत आपका इनकी भर्ती की जा सकती है। जो अखिल भारतीय सेवा आप लोग पढ़ते हैं यानी कि वैसे ही है, यानी कि ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस एक लाइन ये जानना है कि जो विकास प्राधिकरण भिन्न भिन्न नगरों में काम कर रहे हैं उनके जो कर्मचारी हैं, सेवक हैं, यानी कि कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें इत्यादि या भर्ती के लिए राज्य सरकार चाहे तो एक अलग आयोग बना सकती है, जिसे कृत हम आपका केंद्रीकृत सेवा कहेंगे। बस ये जानना है।
इसके बाद आ जाइए, जो अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है, यानी कि क्रम से देखिए क्या क्या अब तक बताया गया। पहला आपका विकास प्राधिकरण का गठन हमने बता दिया, फिर विकास प्राधिकरण का उद्देश्य भी हो गया, फिर सलाहकार परिषद भी हो गई। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है विकास प्राधिकरण का विघटन, यानी कि आपका डिजोल्यूशन ऑफ, विकास प्राधिकरण का विघटन, यानी कि विकास प्राधिकरण को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो विकास प्राधिकरण का विघटन और विघटन का परिणाम क्या होगा, ये कम से कम हो सकता है कि पुछल्ला टाइप का ये पूछ ले। ये क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आजकल बन रहे हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी का विघटन बताइए और विघटन का परिणाम क्या होगा। यानी कि अगर विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिया जाता है तो जो विकास प्राधिकरण में प्रॉपर्टी थी वह एक लाइन याद रखिए, वह किस में वेस्टेड हो जाएगी, धन और प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट में। तो जैसे ही पूछे कि विकास प्राधिकरण का विघटन बताइए, तुरंत आपको सेक्शन पकड़ना पड़ेगा 58। देखिए अच्छे से भाई, आपका कैसे जवाब देना है अगर विघटन या डिसोल्यूशन पूछे तो। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 58 में विकास प्राधिकरण के विघटन के बारे में उपबंध किया गया है। विकास प्राधिकरण का विघटन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, यानी कि दूसरा कोई नहीं, कौन कर सकता है, राज्य सरकार। इसका विघटन आपका दो आधारों पर किया जा सकता है, यही दोनों आधार तैयार रखिएगा। पहला आधार ये है कि अगर विकास प्राधिकरण अपने सभी सार्वजनिक उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है तो राज्य सरकार चाहे तो विकास प्राधिकरण को भंग कर सकती है। यानी कि अगर शहर का पूरी तरह मुख्य रूप से विकास विकास प्राधिकरण ने कर दिया है तो राज्य सरकार को ये पावर है कि वह आपका भी उस नगर में विकास प्राधिकरण को डिजोल्यूशन कर दे, भंग कर दे, समाप्त कर दे। दूसरा ये है कि विकास प्राधिकरण का समापन या उन्मूलन या कहिए कि विघटन राज्य सरकार ही कर सकती है। जो दूसरा है कि राज्य सरकार की राय में विकास प्राधिकरण का अस्तित्व में रहना आवश्यक न रह गया हो, यानी कि भ्रष्टाचार हो गया हो, कोई अन्य कारण विद्यमान हो, करप्शन ज़्यादा बढ़ गया विकास प्राधिकरण में, राज्य सरकार के पास लगातार शिकायत जा रही है, तो राज्य सरकार चाहे तो विकास प्राधिकरण को ही क्या कर सकती हैं, भंग। फिर एक बार तैयार रखिए, तो दोबारा हम बता रहे हैं ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए, अब ये नहीं कि ये देखना पड़े दोबारा। विकास प्राधिकरण के विघटन के बारे में प्रावधान इस अधिनियम की धारा 58 में किया गया है। इसका विघटन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है निम्नलिखित में से दो दो आधारों में से किसी पर भी किया जा सकता है। पहला आधार है कि विकास प्राधिकरण ने और जो उद्देश्य था उसका उसकी सार्वजनिक रूप से सब्सटेंसिव रूप से पूर्ति कर दिया हो। और दूसरा आपका विघटन का आधार है कि राज्य सरकार की राय में अब विकास प्राधिकरण को बनाए रखना आवश्यक न हो, यानी कि भ्रष्टाचार इत्यादि जो भी कहिए बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है या अनियमितता कर रहा है, तो राज्य सरकार जब चाहे तब क्या कर सकती है, ऐसे विकास प्राधिकरण को भंग कर सकती है। तो दो ही आधार है बस। अब ये नहीं कि इसको जाकर घर पर तैयार करना पड़े, यहीं आपको तैयार कर लेना है कि 58 धारा है और कितने आधार है, दो।
अब जो इसमें पुछल्ला आपका जोड़ेगा, इतना से तो काम नहीं चलेगा, ये तो 4 लाइन में ही हो जाएगा। इसमें जो पुछल्ला एक जोड़ेगा वह ये जोड़ेगा कि विकास प्राधिकरण के विघटन के परिणामों का उल्लेख करिए। यानी कि विकास प्राधिकरण का जब विघटन हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, या परिणाम क्या होंगे। तो ये आपका धारा 58 के क्लाज 2 में विकास प्राधिकरण के विघटन के परिणामों का उल्लेख किया गया है। देखिए कुछ ना आए तो एक लाइन जरूर ये याद रखिएगा कि जो भी संपत्तियां हैं, जो धन है, जो बकाया है इत्यादि, जो भूमियां हैं, या जो धन आपका विकास प्राधिकरण के पास है, या जो विकास प्राधिकरण काम किया था और कुछ काम अधूरा रह गया, तो ये सभी कुछ किसमें निहित हो जाएंगे, किसके पास चले जाएंगे। एक लाइन में याद रखिए, राज्य सरकार के पास। यानी कि पहला ये है कि विकास प्राधिकरण के विघटन का पहला परिणाम ये होगा कि विकास प्राधिकरण की सभी संपत्तियां, सभी कोष, कोष माने फंड, पैसा, सभी निधियां जो विकास प्राधिकरण में निहित थी, जैसे ही विकास प्राधिकरण भंग होगा वैसे ही वह किसमें निहित हो जाएंगी, राज्य सरकार। यानी कि जो एक लाइन में हम कहिए कि जो प्रॉपर्टी विकास प्राधिकरण के पास थी, जो धन था, विकास प्राधिकरण के समाप्त होते ही वह संपत्ति और वह धन किसको चला जाएगा, राज्य सरकार को। पहला आया। दूसरा देखिए, सभी संपत्तियां, सभी निधियां और सभी देय जो विकास प्राधिकरण द्वारा वसूलनीय थे वे राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति विकास प्राधिकरण प्राप्त करता, जो धन प्राप्त करता, या जो टैक्स वसूलता, वे सभी धन, संपत्ति और टैक्स वसूलने का जो अधिकार है अब विकास प्राधिकरण के समाप्त होने पर किसमें चला जाएगा, राज्य सरकार। वसूली अभियान अब राज्य सरकार करेगी। तीसरा, जो नजूल भूमि थी, नजूल भूमि मैं एक दिन बताया था, आगे भी बताएंगे। यानी कि जो स्टेट लैंड था, जो नजूल भूमि थी जो विकास प्राधिकरण को दी गई थी कि आप इस पर विकास करिए, तो वह भूमि अब किस में चली जाएगी, राज्य सरकार में। यानी कि जो सरकारी भूमि थी या स्टेट लैंड था, जो नजूल भूमि थी, जो विकास प्राधिकरण के पास थी, वे सभी भूमियां याद रखिए किसको मिल जाएंगी, राज्य सरकार। इसके बाद चौथा परिणाम ये होगा कि विकास प्राधिकरण के जो लाइबिलिटी होगी, जो दायित्व होगा, अब उन दायित्वों का निर्वहन कौन करेगी, राज्य सरकार। दायित्व का मतलब ये हुआ, एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि विकास प्राधिकरण ने किसी का मकान अवैध रूप से तोड़ा, व्यक्ति ने मुकदमा किया और विकास प्राधिकरण हार गया। इसी बीच विकास प्राधिकरण का विघटन हो जाता है, तो जो विकास प्राधिकरण से व्यक्ति पैसा वसूल सकता था अब वह पैसा किससे वसूलेगा, राज्य सरकार से। क्योंकि सभी दायित्व जो किसके थे, विकास प्राधिकरण के, वह किसमें निहित हो जाएंगे, अब राज्य सरकार। एक एक लाइन याद रखें। इसके बाद अंतिम आपका जो योजनाएं थी, जो योजनाएं विकास प्राधिकरण संचालित कर रहा था और बीच में ही उसका राज्य सरकार ने क्या कर दिया, विघटन। अब उन योजनाओं को, उन विकासों को आपका पूरा करने का अधिकार किसको होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन योजनाओं को पूरा करने का जो अधिकार होगा, यानी कि उन योजनाओं को कौन पूरा करेगा, करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो योजनाएं अधूरी रह गई हैं
उन योजनाओं को पूरा करने का हक आपका किसको दिया गया है? राज्य सरकार को। लेकिन ये कब? जबकि बीच में ही विकास प्राधिकरण का क्या हो गया हो? विघटन। इस प्रकार आपका ये भी जो क्वेश्चन था आपका समाप्त हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वह क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका बताया जा रहा है उससे आपका ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन बनने का, बना भी है। देखिए कैसे आपका बना है। पहला क्वेश्चन जो बना है कि मास्टर प्लान से आप क्या समझते हैं, यानी कि महायोजना से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। महायोजना का कौन अनुमोदन करता है? कौन माने अनुमोदन करता है? और महायोजना में कौन कौन सी बातें होती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जोनल प्लान यानी कि क्षेत्रीय विकास योजना या आंचलिक भी कहते हैं, आंचलिक भी कहते हैं भाई, क्षेत्रीय विकास योजना या आंचलिक विकास योजना से आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे किया जाता है और इसका आपका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइए। देखिए आपका दोनों योजना के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बना है, चांस है बनने का, माने ये कुछ चांस रहता है। अब एक पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए तब आपका सेक्शन वाइज आगे बढ़ा जाए। कंसेप्ट ये क्लियर करना है, पहला कंसेप्ट कि जो ये विकास प्राधिकरण धारा 4 में बना है, ये विकास प्राधिकरण जब पूरे नगर के विकास के लिए प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, तब हम उसे आपका महायोजना या मास्टर प्लान कहते हैं। फिर एक बार समझिए, यानी कि जब विकास प्राधिकरण पूरे शहर के लिए योजना बनाता है, वह योजना क्या कहलाएगी? मास्टर प्लान। तो जैसे प्रयागराज का ही उदाहरण लीजिए, अगर पूरे प्रयागराज के विकास के लिए योजना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, यानी कि जिले के नाम पर ही रहता है नाम, यानी कि नाम लिख दिया जाए पीडीए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, पीडीए शॉर्टकट में। तो अगर पूरे प्रयागराज के लिए पीडीए विकास की योजना बना रहा है, उस योजना को जो कानूनन कहा जाएगा मास्टर प्लान। याद रखिए। तो कैसे मास्टर प्लान बनता है, कैसे रेटिफ माने उसका अनुमोदन होता है, ये दिमाग में बैठाए रहिए। विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान तैयार करता है। मास्टर प्लान को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है, और जब तक राज्य सरकार उस मॉडल को उस मॉडल को उस मॉडल पर अनुमति न दे दे, ओके मॉडल को न कर दे, तब तक उस मॉडल के अनुसार उस जिले का विकास नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर प्लान या महायोजना विकास प्राधिकरण ही बनाएगा, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जब तक राज्य सरकार अनुमोदन न दे दे, तब तक महायोजना के अनुसार कार्य होगा कि नहीं? नहीं होगा। राज्य सरकार चाहे तो अनुमोदन दे या कुछ संशोधन कर दे या विकास प्राधिकरण को लौटा दे कि ये योजना हमारी राय में ठीक नहीं है, आप नई योजना बनाइए और फिर से एक मास्टर प्लान तैयार करके हमें भेजिए। ये राज्य सरकार कर सकती है, या तो योजना को मान ले या उसमें संशोधन कर दे, या फिर से कहे आपका विकास प्राधिकरण से कि आप नई योजना बनाइए और हमको क्या करिए? भेजिए।
क्षेत्रीय विकास योजना देखिए आपका, जो क्षेत्रीय विकास योजना या आंचलिक विकास योजना या जोनल डेवलपमेंट प्लानिंग होती हैं, वह पूरे जिले के लिए न होकर नगर के या जिले के किसी भाग के लिए होती है। यह भी या तो मास्टर प्लान के साथ साथ बनाई जाती हैं या मास्टर प्लान बनाने के बाद बनाई जा सकती हैं। यानी कि महायोजना के पूरे जिले का कैसा विकास हो, कैसे, उसी के साथ जिले को एरिया में बांट दीजिए, क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे, और उनका विकास भी साथ साथ कैसे किया जाए, ये दोनों योजना एक साथ बन सकती है। यानी कि मास्टर प्लान और जोनल प्लान एक साथ बन सकता है। एक साथ नहीं भी बनता है तो पहले मास्टर प्लान बना ले विकास प्राधिकरण, उसके बाद क्या बना ले, जोनल प्लान। क्षेत्रीय विकास योजना का निर्माण, आपका योजना बनाने का कार्य विकास प्राधिकरण का ही है, लेकिन इसके लिए भी विकास प्राधिकरण स्टेट गवर्नमेंट को अनुमोदन के लिए भेजेगा। और क्षेत्रीय विकास योजना तब तक आपका, मैं बता दूं, नहीं लागू होगी जब तक कि राज्य सरकार उसका अनुमोदन न कर दे। यानी कि लास्ट लाइन ये रहा कि चाहे महायोजना हो और चाहे क्षेत्रीय विकास योजना, दोनों तभी धरातल पर लागू होगी जब राज्य सरकार इसके लिए क्या प्रदान कर दे, आपका अनुमति। तो अब बेयर एक्ट से हमें देखना है, पहले हमें देखना है, जो पहले हमें देखना है वह आपका देखना है महायोजना के बारे में। फिर हमें जो देखना है क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में। और फिर आपका अंत में अंतर पूछा जा सकता है, और वह जो अंतर पूछा जाएगा आपका, कह सकते हैं कि महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना में। फिर एक बार क्रम बना लीजिए, पहले पुछल्ला निकाल दिया जाए तब आपका डिटेल में पढ़ा जाए। देखिए, जैसे ही पूछे कि आपका मास्टर प्लान या विकास क्षेत्र के लिए महायोजना, तो सेक्शन 8 लिखेंगे, याद रखिए। और जैसे ही पूछे जोनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि क्षेत्रीय या आंचलिक विकास योजना, तो सेक्शन 9 लिखेंगे। फिर एक बार सेक्शन याद करिए। अगर पूछ ले महायोजना तो थोड़ा याद करने का प्रयास करिए, कौन सा सेक्शन लिखेंगे, 8। और क्षेत्रीय विकास योजना पूछ ले तो 9। अब आप लोग बताइए, जब ये योजना तैयार हो जाती थी तो किसके समक्ष आपका अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, बताइए आप लोग, राज्य सरकार। तो जैसे ही योजना तैयार होगी आपका, उसको राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए आपका भेजा जाएगा। और राज्य सरकार चाहे तो अनुमोदन करे या योजना को नामंजूर कर दे। तो एक एक लाइन याद रखिए, योजना को जो मंजूरी के लिए भेजा जाता है वह धारा 10 में भेजा जाता है। क्रम एक बना लीजिए, धारा 8 में महायोजना, 9 में क्षेत्रीय योजना, 10 में राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए क्या किया जाए, भेजा जाए। फिर योजना की तैयारी और अनुसरण में और अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली, आपका कह सकते हैं कि प्रक्रिया 11 में दी गई है। तो और योजना के तिथि आपका 12 में। एच में यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, ये दो दो लाइन का है, इसको भी कंसेप्ट बनाने के लिए हम निपटा देते हैं बेरेक। तब आपका जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है 8 और 9 धारा दो पढ़नी है। लेकिन आपका ये कंसेप्ट बनाने के लिए आपका 3 धारा है।
देखिए आपका ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये कंसेप्ट बनाने के लिए है और आपका ये एच प्री में पूछा जाता है। मेंस में एच मेंस और जे मेंस में कम चांस है, लेकिन कंसेप्ट बनाने के लिए आपका दो दो लाइन जानना पड़ेगा। फिर एक बार देखिए अच्छे से। पहला ये देखना है आपका कि धारा 8 के तहत मास्टर प्लान, धारा 9 के तहत जोनल प्लान, तो ये बताया जाएगा अभी डिटेल में कि मास्टर प्लान क्या है, जोनल प्लान क्या है, और दोनों में अंतर हम बताएंगे। ये क्वेश्चन मेंस के लिए है। जब विकास प्राधिकरण चाहे महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना बना लेता है तो धारा 10 ये बताती है कि उस योजना को मंजूरी के लिए, अनुमोदन के लिए आपका राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो मंजूरी दे, मंजूरी देने से इनकार कर दे, या विकास प्राधिकरण को मॉडल लौटा दे कि आप फिर से नया मॉडल बनाइए, या संशोधन का सुझाव दे दे कि यहाँ यहाँ इस योजना में क्या किया जाए, बदलाव। ये राज्य सरकार जब तक अनुमोदन नहीं हो जाता, याद रखिए, तब तक योजना को लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा आपका नेचुरल धारा, अब 11 आ जाइए। 11 आपका नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। प्राकृतिक न्याय क्या कहता है ये देखिए। प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत हैं। पहला आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा रूल अगेंस्ट बायस, और तीसरा रीजन डिसीजन। यानी तो पहला जो सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए, इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय विकास योजना या महायोजना से जिन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है उन व्यक्तियों के विचार भी जान लिए जाए। तो ऐसी कंडीशन में कानून ये कहता है कि जब आपका महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना आपका बनाई जाएगी तो एक मॉडल आपका प्रकाशित किया जाएगा और विकास प्राधिकरण नगर में रहने वाले लोगों से सुझाव मांगेगा। सुझाव, मॉडल बना दिया, मॉडल बनाकर सुझाव मांगेगा कि जनता की क्या राय है, अपनी अपनी राय जनता क्या करे, दे। अब उस जनता की राय मानी जाए कि न मानी जाए, ये विकास प्राधिकरण के ऊपर है। तो लोग अपना विचार प्रकट करते हैं कि हमारी ये राय है, इस योजना में ये संशोधन होना चाहिए, इस योजना में ये संशोधन होना चाहिए, लेकिन विकास प्राधिकरण उन रायों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, शुद्ध रूप से प्राकृतिक न्याय का नियम है कि आपके कार्य से, ये एडी लॉ में थोड़ा ज़्यादा बताया जाएगा, ये प्रशासनिक विधि में बिहार के लिए जब चलेगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा चलेगा ये, लेकिन यहाँ ये जानिए कि जब किसी कार्य से किन्हीं व्यक्तियों के हितों पर प्रभाव पड़ रहा है तो कार्य करने वाले की ये जिम्मेदारी है कि जिन व्यक्तियों के हितों पर प्रभाव पड़ रहा है कम से कम उनकी बातों को एक बार सुन ले। तो भाई जनता जो शहर में रहती है, जिस शहर का विकास करना है, मॉडल प्रकाशित किया जाएगा और समय दिया जाएगा उचित कि जनता अपने विचार इस मॉडल पर क्या करे, प्रकट करे। अब विचार स्वीकार किया जाए न किया जाए ये हमारे बस की बात नहीं है, ये विकास प्राधिकरण का काम है। चाहे तो विचार करे और चाहे तो न करे। जैसे आयोग हैं, आंसर की निकाला और विद्यार्थियों से अपने विचार मांगा कि अगर आपको कहीं आपत्ति हो तो हमें क्या दीजिए, विचार दीजिए, सुझाव दीजिए। अगर हमें उचित लगता है तो आपकी आपत्ति हम स्वीकार करेंगे, उस अनुसार कार्य करेंगे, नहीं तो आपकी आपत्ति क्या करेंगे, इग्नोर। भाई
आपका आरडी अल्ट्रम पर्टम मतलब कि एक बार इनकी भी बात क्या की जाए, सुन ली जाए। ये आपका जो सुनी जाए बात है वह धारा 11 में है। और यानी कि राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजने से पहले आम जनता के विचार योजना पर क्या किए जाएंगे, सुने जाएंगे। इसके बाद आपका योजना के प्रारंभ की तारीख कौन सी होगी, यानी कि कब से माना जाएगा कि योजना लागू हो गई शहर में। इसके लिए धारा 12 एचजेएस में भी ये क्वेश्चन बना है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा में योजना के प्रारंभ की तिथि दी गई है। तो धारा 12 में कब से योजना प्रारंभ मानी जाएगी, तो देखिए कब से मानी जाएगी। देखिए आपका राज्य सरकार द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने के तुरंत पश्चात प्राधिकरण ऐसे ढंग से जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे यह कथन करते हुए कि योजना अनुमोदित कर दी गई है और उन स्थानों को नामित करते हुए जहां योजना की प्रतिलिपि का आपका सभी युक्त युक्त घंटों पर निरीक्षण किया जा सकेगा, नोटिस प्रकाशित करेगा। और यही नोटिस योजना के लागू होने की क्या होगी, डेट। फिर एक बार समझिए, ये प्री के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एचजेएस के लिए भी। एचजेएस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया तो विकास प्राधिकरण एक नोटिस जारी करेगा कि अब योजना लागू, नोटिस जारी करेगा उसके बाद। और जिस तारीख को नोटिस जारी करता है विकास प्राधिकरण अनुमोदन के बाद, उसी तारीख से वह योजना उस शहर में क्या हो गई माना जाता है, लागू, यानी कि नोटिस के डेट से। और विकास प्राधिकरण के ऑफिस में पूरी योजना रखी रहेगी। कोई भी व्यक्ति, केवल अधिवक्ता ही नहीं, उचित फीस देकर मॉडल का निरीक्षण कर सकता है। आप सूचना के अधिकार के तहत भी नकल मांग सकते हैं कि क्या योजना बनी है, हमें क्या करिए बताइए। तो बताइए, अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट रहेगा जो मॉडल है या आपका लोक 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 डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसकी प्रमाणित कॉपी मांग सकता है। यहाँ तक कि योजना का मॉडल रखा रहेगा, आप जाकर वहाँ उचित फीस देकर निरीक्षण भी कर सकते हैं, नकल भी ले सकते हैं। आइए हम मास्टर प्लान तैयार करवाया जाए, मेन तो यही है आपका। आइए धारा 8 देखा जाए। देखिए भाई, अब आपका मास्टर प्लान या महायोजना, देखिए आपका क्वेश्चन बना लिया जाए, तब आपका क्वेश्चन वाइज चला जाए। अभी तक तो पूछले चल रहे थे सब, अब क्वेश्चन वाइज आपका शुरू किया जाए। क्वेश्चन ये बनाना है कि महायोजना से आप क्या समझते हैं और महायोजना में कौन कौन सी बातें होती हैं, आप इसकी व्याख्या करिए। तो जब भी मास्टर प्लान पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये देखिए। मास्टर प्लान क्या होता है, इस बात को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में परिभाषित नहीं किया गया है। अब समस्या ये आई कि जो उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में महायोजना तो परिभाषित ही नहीं है। तो अब देखा जाएगा कि क्या किसी कानून में इसकी परिभाषा दी गई है, तो दी गई है, वह कानून लिखना पड़ेगा। और वह कानून है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा आपका 28A, यानी कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 1916 की धारा 28A में, यहीं से शुरुआत करना है परिभाषा से। 28A में आपका महायोजना को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है।
तो आखिर उस कानून में महायोजना की क्या परिभाषा दी गई है, पहले हमें ये देखना है। देखिए क्या दी गई है। महायोजना से ऐसी व्यापक योजना अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित घटक विद्यमान एवं प्रस्तावित स्थानीय और सामान्य प्रारूप दर्शित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निम्नलिखित बातें किसी योजना में दी गई हैं तो नगरपालिका अधिनियम कहता है कि उसी को मास्टर प्लान हम कहेंगे। तो आखिर कौन कौन सी बातें दी गई हैं? तो पहला, आपका शहर की मुख्य सड़कें एवं परिवहन की अन्य लाइनें। इसका मतलब कि कहाँ कहाँ से शहर में सड़क जाएगी, कितनी चौड़ी जाएगी, ये दिया हो। फिर आवासीय अनुभाग, यानी कि किन क्षेत्रों में आवास के लिए मकान बनेंगे या होंगे, इसमें व्यवसाय के लिए कौन से क्षेत्र उद्योग के लिए होंगे, कौन से क्षेत्र शिक्षा के लिए, कौन सार्वजनिक पार्क कहाँ जगह होगी, कहाँ खेल का मैदान होगा, कहाँ मेला लगेगा, कहाँ मनोरंजन के साधन होंगे, कहाँ बाजार लगेगा आपका, और किस स्थान का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाए, कहाँ शौचालय बनेगा, कहाँ नलकूप बनेगा, कहाँ टंकी बनेगी पानी की इत्यादि, कहाँ पार्क के लिए ज़मीन छोड़ी जाएगी आपका, इत्यादि कहिए। तो अगर जो जिस योजना में ये सब बातें समाहित हैं, प्रस्तावित हैं, आपका उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत, इसी को क्या कहा गया है? मास्टर प्लान। तो अपने मन से भी याद कर लीजिए, आपका नगर पालिका अधिनियम की धारा में दी गई है परिभाषा 2(8)(a) कौन कौन सी बातें समाहित या प्रस्तावित हो, तो हम कहेंगे कि महायोजना वो है। तो आप अपने मन से भी कुछ बनाइए। मुख्य सड़कें, आवास, व्यापार, वाणिज्य, आपका खेल के स्थान, पार्क, आपका शौचालय के स्थान, आपका कह सकते हैं उद्योग के स्थान, मेले के स्थान, मनोरंजन के साधन, अपने मन से तैयार कर लीजिए। भाई 6-7 अपने मन से लिखिए, ना आए तो अपने मन से इसी में जोड़ देना है। तो देखिए, रट्टा ना मारिए, अपने मन से प्रयास करिए तैयार करने का, कि 4-5 बातें याद रहेंगी तो शौचालय है आपका, कह सकते हैं बिजली की व्यवस्था, आपका पानी की व्यवस्था, ये तो आवास की व्यवस्था, अपने आप क्या करेंगे? जोड़ ही लेंगे। फिर एक बार सतर्क रहिए, आगे हम बताएंगे कि अगर किसी क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया है तो वहां आप व्यवसाय या उद्योग नहीं कर सकते, यानी कि कल कारखाना या व्यापारिक कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वह जो एरिया है, जो बिल्डिंग है, वह किसके लिए है? आवासीय। इसके लिए आप नेचर कन्वर्ट करा सकते हैं, विकास प्राधिकरण के हैं आपका इत्यादि, एप्लीकेशन दीजिए कि हम इस मकान का प्रयोग व्यवसाय के लिए करना चाहते हैं। तो जैसे ही व्यवसाय में आ जाएगा मकान, आपका टैक्स, बिजली का बिल और तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी? हाँ, बढ़ जाएंगी। सही बता रहे हैं भाई, एकदम आपका बढ़ जाएंगी। इसीलिए लोग आपका करते क्या हैं कि आवासीय भवन में व्यवसायिक कार्य करते हैं, क्योंकि व्यवसायिक कार्य का भवन है तो उसमें आपका टैक्स इत्यादि बढ़ता है। तो इस प्रकार एक और भी जान लेना है कि अगर आवासीय भवन है तो आप वहाँ दुकान नहीं खोल सकते, व्यापार नहीं कर सकते। आपका तमाम विवाद उत्पन्न होते हैं, दिल्ली में भी तमाम विवाद उत्पन्न हुए और व्यवसाय करने पर रोक लगाई गई है। आइए देखा जाए, आपका ये तो हम परिभाषा बताए। अब आइए धारा 8 देखिए। अब उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 8 हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण और उसके लिए मास्टर प्लान।
तो परिभाषा के बाद कौन सी धारा आप लिखेंगे? धारा 8। देखिए, प्राधिकरण यथासंभव शीघ्र विकास के लिए महायोजना तैयार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी नगर के विकास के लिए आपका विकास प्राधिकरण का गठन हो गया है, तो धारा 8 का क्लाज 1 विकास प्राधिकरण पर ये आज्ञापक कर्तव्य अधिरोपित करता है कि विकास प्राधिकरण जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस क्षेत्र के विकास के लिए महायोजना तैयार कर सकेगा कि तैयार करेगा। तो क्या शब्द लिखा है? करेगा। करेगा मतलब कि बाध्य है कि विवेकाधिकार बाध्य है, यानी कि ये जो कर्तव्य हैं ये मैंडेटरी हैं, यानी कि आपको योजना तैयार करनी ही होगी। अब आइए आपका खंड 2। अब महायोजना किसके किसके लिए होगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि महायोजना में कौन कौन सी बातें होंगी। तो चूंकि पूरे शहर का विकास करना है, तो पूरे शहर के विकास की योजना जब बनाई जा रही है तो उसमें कौन कौन सी बातें आपका होंगी, वे बातें आपका क्लाज 2 में लिखी गई हैं। तो क्लाज 2 लाइन बाय लाइन न लिखिएगा, खंड 2 को अलग अलग हम तोड़कर बता रहे हैं, बेयर एक्ट से ही पढ़कर और तोड़कर ही हम लिखवाएंगे। देखिए खंड 2, महायोजना विभिन्न क्षेत्रों को नियत करेगी, यानी कि विकास क्षेत्रों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना, जिसमें विकास क्षेत्र का विभाजन विकास के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। यानी कि पहला जो महायोजना में आपका क्या होगा, तो पूरे जिले को विकास क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, माने एरिया वाइज बांटा जाएगा। पूरे जिले को पहला क्या है महायोजना में कि विकास के लिए एरिया वाइज क्या किया जाए, बांट दिया जाए। अब वो विकास प्राधिकरण करेगा कितना एरिया एक क्षेत्र में लिया जाए, लेकिन एरिया में या पूरे शहर को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने का कार्य किसका होगा, विकास प्राधिकरण का। ये किस में आएगा, मास्टर प्लान में। दूसरा देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पद्धति और तरीके को विकसित करने के कार्यों को परिभाषित करना, यानी कि जो एरिया बांटी गई हैं उन एरिया में कैसे विकास किया जाएगा, ये अलग अलग उसका क्या किया जाएगा, महायोजना में बंटवारा। यानी कि मान लीजिए ये पूरा शहर है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया। इस एरिया का विकास कैसे होगा, इसका कैसे किया जाए, इसका कैसे किया जाए, इसका कैसे किया जाए, ये मास्टर प्लान में मुख्य मुख्य बातें उसमें क्या रहेंगी, दी रहेंगी। तीसरा देखिए, प्रत्येक क्षेत्रों में उन चरणों को परिभाषित करना जिनके माध्यम से विकास कार्य पूरा किया जाएगा, यानी कि स्टेप बनाए जाएंगे, प्रक्रम बनाए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले कौन इस एरिया में काम होगा, उसके बाद कौन काम होगा, उसके बाद कौन काम होगा, ये एक प्रक्रम बनाया जाए, नियम बनाया जाए और उस अनुसार कार्य किया जाए। तो देखिए नियम क्या है, नियम ये है कि एक साथ ही विकास का कार्य किया जाए। जैसे कि रोड माने सीवर लाइन, आपका पाइप लगाना है, आपका जल का सीवर लाइन बैठाना है, नाली बनाना है, तो एक कार्य हो। तो लेकिन आपका पैसा कमाने के लिए देखिए होता क्या है, जब कुंभ लगा था अर्ध कुंभ प्रयागराज में, उसके पहले की थोड़ा दशा देखिए प्रयागराज की। 1.5-2 साल तक एकदम पूरा शहर धूल धूल था। थोड़ा गौर करिए, कोरोना के पहले पूरा शहर आप देखिएगा तो धूल में ही सना था। यानी कि जैसे कि एक तो आपका सीवर लाइन वाले पूरे रोड खोद गए, तो रोड खोद गए, उसके बाद से
पैसा पास हुआ, रोड बन गया। तो फिर जल निगम वाले आए, वो पूरा खोदे, फिर पैसा पास हुआ, फिर रोड बनी, फिर आपका आ गए तार बिछाने वाले नीचे, वो खोद दिए, फिर पैसा पास हुआ, फिर रोड। माने एक ही रोड को 1 डेढ़ साल में 4 4 5 5 बार बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि पैसा सरकार का है, और सरकार से क्या करें ठेकेदार और अधिकारी, पैसा वसूल लें। भाई सभी लोग जानते हैं कि जो भी ठेके होते हैं बिना कमीशन के नहीं हो सकते। चाहे पुल का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, कुछ भी हो, आपका नाली का निर्माण हो, तो आप सभी लोग जानते हैं, भले सरकार कहे कि भ्रष्टाचार कम है, लेकिन आज भी वही दुर्दशा है, कोई सुधार नहीं है। हर एक जगह आप जानते हैं कमीशन चलता है, और बिना कमीशन के कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि ये बघाड़ा वाला पुल ही देख लीजिए, इसमें भी करोड़ों अरबों का खेला हुआ, कमीशन को ही लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, तो जांच के क्या दे दिए गए आदेश। सब कुछ बन गया, थोड़ा बहुत बचा है रुक गया, कि जब जांच हो जाएगी कंपनी की तब आपका, मैंने वही आपका आपस में हम बड़े तो हम बड़े। भाई भाजपा के ही लोगों में विवाद हो गया कमीशन को लेकर, कि हमें नहीं दिया तो हमें नहीं दिया, हम विधायकी के लिए 5 करोड़ देकर आएंगे, कहाँ से वसूलेंगे, इन कमीशनों से ही तो वसूलेंगे। तो यही आपका विवाद उत्पन्न हो गया। तो आगे देखिए आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किस स्टेज से पहले कौन कार्य होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये पूरा आपका मास्टर प्लान में क्या होगा बनाया जाए। अगला देखिए आपका, चौथा देखिए, निर्माण कार्य के लिए आधारभूत ढांचे की व्याख्या करना, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को क्षेत्रीय विकास योजना को संचालित कर पूरा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधारभूत ढांचे की, यानी कि एक बेस बनाया जाए, एक आधारभूत ढांचा बनाया जाए प्रत्येक क्षेत्र में, और उस आधारभूत ढांचे के अनुसार उस क्षेत्र का विकास हो। आधारभूत ढांचा का मतलब एक बेस बना लिया जाए, एक योजना का, एक माने विकास का क्या बना लिया जाए, क्रोड। और उसी क्रोड में, क्रोड न समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाया जाए भाई। दूसरा तरीका इसका समझाने का ये हो सकता है कि आप एडी लॉ से समझिए, जो हम आधारभूत ढांचा बता रहे हैं, आप संविधान से भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक विद से ही अच्छा उदाहरण है। आप एडी लॉ से समझने का थोड़ा प्रयास करिए कि क्या संसद अपने विधि बनाने के अधिकार को डेलीगेट या प्रत्यायोजित या कार्यपालिका को हैंडओवर कर सकती हैं कि नहीं। ये जो विवाद उत्पन्न हुआ इनरी दिल्ली लॉज एक्ट में हुआ, पूछा भी गया था। ये पवित्र वाद है, प्रथम वाद है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर, 7 जज थे, निर्णय आया, और इसी में आया कि जो आधारिक संरचना है, या जो कानून बनाने का क्रोड है, या जो आधार है, या मुख्य बात है, उसका ट्रांसफर या डेलीगेशन या प्रत्यायोजन संभव नहीं है। यानी कि संसद कानून का एक हड्डी का ढांचा तैयार कर दे, और कार्यपालिका को ये सौंप दे कि हड्डी के ढांचे में कहाँ कहाँ मांस कितना भरना है। ब्लैंक चेक नहीं दे सकती संसद कि ले जाओ तुम हड्डी का ढांचा भी तैयार करो और तुम ही मांस भरो। इसका मतलब कि आधारिक संरचना का मतलब कि एक कम से कम आपका किस हिसाब से एरिया का विकास होगा, मुख्य मुख्य बातें महायोजना में क्या की जाए बता दी जाए, मुख्य मुख्य बात, एकदम ब्लैंक ना छोड़ा जाए। पांचवा देखिए महायोजना को आपका पूरा करने के लिए अन्य आनुषांगिक कार्यों को परिभाषित करना, यानी कि महायोजना को पूरा करने के लिए
कौन कौन से इससे जुड़े हुए कार्य शहर में किए जाएंगे उसको भी बता दिया जाए। आपका ये बता दिया जाए कि रोड चौड़ाकरण करना है तो स्पष्ट बता दिया जाए कि रोड मकान क्या होंगे आसपास के तोड़े जाएंगे। नाली बनानी है तब भी मकान क्या होंगे आपका तोड़े जाएंगे, ये स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। और देखिए जैसे ही नगर निगम का चुनाव होगा उसके बाद से तोड़ फोड़ प्रयागराज में क्या हो जाएगी शुरू। सब नापी जोखी हो चुकी हैं 2 साल पहले 1.5 साल। ये बघाड़ा सलोरी और हर एक जगह नापी जोखी पहले से हो गई है अल्लाहपुर हर एक जगह। बस उसको कार्यान्वित करना है। बस सरकार इंतजार कर रही है कि ये चुनाव अब हो ही जाएगा। आपका डेट आए है कि नहीं अभी? नहीं, आरक्षण का जो विवाद था वो तो साल हो गया ना, अभी डेट आई नहीं है। आ ही जाएगी, हमें लगता है कि आपका अप्रैल, हाँ अप्रैल या मई में हो जाएगा। चांस है अप्रैल लास्ट तक ही सही। तो उसके बाद से तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। इस प्रकार आपका मास्टर प्लान में क्या होगा ये आपको बताया गया। तो मास्टर प्लान में बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे शहर का विकास किस मॉडल से किया जाए, मुख्य मुख्य बातें उसमें क्या की गई हैं बताई गई हैं। अब आइए क्षेत्रीय विकास योजना देखा जाए। आपका जो जोनल डेवलपमेंट आपका प्लान है, क्षेत्रीय विकास योजना, तो पहले बताया ही गया है। क्षे- क्षेत्रीय नहीं ना कोई। देखिए जो क्षेत्रीय विकास योजना है ये अब समझिए। क्षेत्रीय विकास योजना में अब पूरे शहर को नहीं लिया जाएगा, शहर के किसी पर्टिकुलर एरिया का चुनाव किया जाएगा। जैसे कि विधानसभा दक्षिणी हो गई, या उसमें भी बंटवारा मोहल्ला वाइज कर दिया जाए, वार्ड वाइज कर दिया जाए, 10 वार्ड को बनाकर एक एरिया बना दिया जाए और इस वार्ड का विकास किस तरह से हो उसकी योजना बनाई जाए। लेकिन जब भी क्षेत्रीय योजना बनाई जाएगी वो मास्टर प्लान का वायलेशन नहीं करेगी, यानी कि पुत्र पिता का उल्लंघन नहीं करेगा। महायोजना के अनुसरण में ही क्षेत्रीय योजना बनाई जाएगी। और महायोजना का विरोध किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। यानी कि पूरे शहर का विकास करिए और किसी मोहल्ले के गली गूचा इत्यादि का कैसे विकास होगा, कहाँ आपका इंटरलॉकिंग वाला ईंटा लगेगा, कहाँ नाली बनेगी, किस गली में सीवर लाइन होगा, किस गली के किस कोने पर प्रकाश लगेगा इत्यादि, ये योजना बनाई जाएगी। और उस योजना के अनुसार उस क्षेत्र का क्या होगा विकास। तो जो क्षेत्रीय विकास योजना है इसके बारे में प्रावधान धारा 9 में किया गया है, काफ़ी आपका व्यापक है। और भाई मैंने एक कल पढ़ाएंगे क्योंकि एक ही साथ दोनों योजना में मिक्सअप हो जाएगा। एक ही साथ दोनों योजना पढ़ाने में दिमाग इधर उधर चला जाएगा। तो महायोजना आप ही याद रखिए। उसके बाद आपका जो पढ़ाया जाएगा क्षेत्रीय विकास योजना, और फिर दोनों में अंतर। क्षेत्रीय विकास योजना थोड़ा बड़ा है, क्षेत्रीय विकास योजना थोड़ा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। देखिए जो सेकंड पीरियड में आपका यही कानून मेंस के लिए लिखवाया जाएगा। भाई जो लिखवाया जाए आपका प्रयास ये करिए कि घर पर जाकर तुरंत 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 यानी कि तत्काल 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 आप तैयार करिए जो भी पढ़ा जाए। अब ये नहीं कि बाद में तैयार करेंगे, जो भी पढ़ा जाए। देखिए एक और उपाय है आपका, लिखवाया जा रहा है डिटेल में, लेकिन आप एक 60 नोट्स बना लीजिए कि हमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या क्या उसमें डालना है। यानी कि जो 2 पेज में लिखवाया जाता है आप 10-12 लाइन में एक ट्रिक वाइज बना लेना है कि हमें ये इस क्वेश्चन में लिखना है। क्योंकि लाइन बाय लाइन याद करना मुश्किल है। आपके जो दिमाग में बैठा रहेगा क्रम संख्या, वही क्रम को आप लिखेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन याद करना मुश्किल है। तो क्वेश्चन बनाइए पहला आपका भाई।
पहला उद्देश्य लिखवाया जाए। लिखिए आपका, लिखिए प्रश्न लिखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करिए। 1973 के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करिए। पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। उद्देश्य है तो एक पेज में लिखना है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। पहला लिखिए, उत्तर प्रदेश के नगरों का सुव्यवस्थित विकास करना। पहला लिखिए, उत्तर प्रदेश के नगरों का सुव्यवस्थित विकास करना। सेकंड लिखिए, उत्तर प्रदेश के नगरों में विकास हेतु सेकंड लिखिए, उत्तर प्रदेश के नगरों में विकास हेतु विकास क्षेत्र की पहचान करना। विकास क्षेत्र की पहचान करना। तीसरा लिखिए, नगरों का विकास करके नगरों का विकास करके आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना। नगरों का विकास करके आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना। अगला लिखिए, नगरों का विकास। अगला लिखिए, नगरों का विकास महायोजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना, महायोजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार करना। अभी बताया भी गया था, मास्टर प्लान बताया गया था। क्षेत्रीय कल बताया जाएगा। महायोजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना के अनुरूप करना। अगला उद्देश्य लिखिए, नगरीकरण की समस्या का निदान करना। अगला उद्देश्य लिखिए, नगरीकरण की समस्या का निदान करना। अगला उद्देश्य लिखिए, नगरों का विकास, नगरों का विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण की तर्ज पर करना। नगरों का विकास
दिल्ली विकास प्राधिकरण के की तर्ज पर करना। हाँ, मॉडल एक है, जैसे मॉडल कहा जाता है, नमूना। दिल्ली में जैसे विकास हुआ है वैसे विकास पूरे भारत में किया जाए और स्मार्ट सिटी बनाया जाए। हाँ, आपका वो अलग बात है। तो लिखिए आगे भाई आपका। नगरों का विकास कर, अगला लिखिए, अगला उद्देश्य लिखिए। नगरों का विकास कर वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करना। नगरों का विकास कर वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करना। अगला लिखिए। नगरों को आधारभूत सुविधाएं देकर। नगरों को आधारभूत सुविधाएं देकर उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। नगरों को आधारभूत सुविधाएं देकर उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। अगला लिखिए। अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करना। अगला लिखिए। अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करना, माने शहर में अवैध निर्माण न हो, इसको भी रोकने का काम किसका है? विकास प्राधिकरण का। तो नगरों में अवैध निर्माण को हतोत्साहित, यानी कि अवैध निर्माण को रोका जाए, इसके लिए हम आगे बताएंगे। आपका बाबा बुलडोजर की कहानी आएगी आगे इसी कानून में, कि अगर आपने बिना नक्शा पास कराए या योजना के विपरीत मकान बना लिया तो विकास प्राधिकरण को ये हक है कि आपको नोटिस जारी करे और आपका मकान क्या कर दे? ध्वस्त कर दे। आगे बताया जाएगा, या सील कर दे। सील भी कर सकता है, यानी कि ध्वस्त भी कर सकता है, निर्माण रोका भी जा सकता है, सील भी किया जा सकता है। हाँ, 100 वर्ग से ऊपर आपका जरूरी है नक्शा पास कराना। अगला लिखिए भाई, प्रश्न अगला बनाइए। अगला प्रश्न बनाइए आपका। विकास प्राधिकरण को परिभाषित करते हुए, विकास प्राधिकरण को परिभाषित करते हुए इसके गठन का उल्लेख करिए। विकास प्राधिकरण को परिभाषित करते हुए इसके गठन का उल्लेख करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान। उत्तर लिखिए भाई आपका। विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 में दिया गया है। 1973 की धारा 4 में दिया गया है। धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत
राज्य सरकार धारा 3 के तहत राज्य सरकार किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र होने की घोषणा करती है। विकास क्षेत्र होने की घोषणा करती है। तत्पश्चात धारा 4 के तहत उस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण का गठन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण का गठन किया जाता है। यानी कि धारा 3 में विकास क्षेत्र की घोषणा स्टेट गवर्नमेंट ने की, तो धारा 4 में प्राधिकरण का गठन उस एरिया के लिए किसने किया? राज्य सरकार। अब वही धारा 4 लिखनी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन 4 विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण लिखिए क्लाज 1 विकास प्राधिकरण में। अब क्लाज 1 में लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। क्लाज 1 लिखिए, राज्य सरकार विकास क्षेत्र के लिए राज्य सरकार विकास क्षेत्र के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। प्राधिकरण का गठन कर सकेगी जिसे विकास प्राधिकरण कहा जाएगा। इसी प्राधिकरण को क्या कहा जाएगा? डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण, जिसे विकास प्राधिकरण कहा जाएगा। खंड 2 लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए खंड 2। विकास प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा। एक नियमित निकाय होगा। निगमित, नियमित नहीं भाई, नियमित निकल गया मुंह से तो उसको वापस लिया जाता है। कारपोरेट, इसको नियमित माने रेगुलर नहीं, निगमित माने कारपोरेट, यानी कि विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा, लीगल पर्सनालिटी। हाँ, ये वाक्य बोलिए तो फिर एक बार। हाँ, निगमित निकाय होगा, कामा दीजिए। इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा। कामा देकर लिखते रहे, शाश्वत उत्तराधिकार, यानी कि व्यक्ति आएगा जाएगा लेकिन विकास प्राधिकरण क्या रहेगा? बना रहेगा। अध्यक्ष आए जाए उससे मतलब नहीं है। उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा। फिर कामा दीजिए, यह अपने नाम से मुद्रा रखेगा, सील या मोहर कहिए, यह अपने नाम से मुद्रा रखेगा। कामा दीजिए, संविदा कर सकेगा।
कामा देकर लिखते रहेगा। संविदा कर सकेगा, फिर कामा देकर लिखिए अपने नाम से चल और अचल संपत्ति धारण कर सकेगा। अपने नाम से चल और अचल संपत्ति धारण कर सकेगा। तथा तथा इसे विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। तथा इसे विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। विधिक व्यक्तित्व का मतलब कि ये अपने नाम से मुकदमा ला सकता है और इसके नाम के विरुद्ध भी क्या लाया जा सकता है, मुकदमा। लीगल पर्सनालिटी का मतलब। आइए क्लास 3 लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए, खंड 2 में था, अब खंड 3 लिखिए। हेडिंग डाल लीजिएगा खंड 3 में विकास प्राधिकरण का गठन। हेडिंग डाल लीजिएगा विकास प्राधिकरण का गठन। लिखिए आपका। देखिए उस विकास क्षेत्र के संबंध में उस विकास क्षेत्र के संबंध में जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 का कानून संपूर्ण भाग या कुछ भाग में लागू होता है, यानी विकास क्षेत्र के संपूर्ण भाग या कुछ भाग में लागू होता है। वहाँ विकास प्राधिकरण निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। वहाँ विकास प्राधिकरण निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। लिखिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। फर्स्ट लिखिए अध्यक्ष, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना है। फर्स्ट लिखिए अध्यक्ष, माने एक अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कामा देकर इसी में लिखिए जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष कामा देकर इसी लाइन में लिखिए जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सेकंड में लिखिए उपाध्यक्ष, इसमें भी लिख लीजिएगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष कामा देकर लिखिएगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। लिखिए तीसरा आपका सचिव। सचिव जो विकास प्राधिकरण के कारोबार का अंतरण करता है। सचिव जो विकास प्राधिकरण के कारोबार का
अंतरण करता है। कामा दीजिए, पदेन सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा। अगला चौथा लिखिए, राज्य सरकार के वित्त विभाग का, राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव, राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव, कामा देकर लिखिए, पदेन सदस्य होगा। मैंने कल मैं बताया था एक्स ऑफिसियो, पदेन सदस्य होगा। अगला लिखिए, इसी में बढ़ाते रहिए खंड वाइज। मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश, मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश, मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश, कामा देकर लिखिए, पदेन सदस्य होगा। अगला लिखिए, प्रबंध निदेशक जल निगम, प्रबंध निदेशक जल निगम, कामा देकर लिखिएगा, पदेन सदस्य होगा। अगला लिखिए इसी में, मुख्य नगर अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, कामा देकर लिखिए, पदेन सदस्य होगा। अगला लिखिए, जिला मजिस्ट्रेट, पदेन सदस्य होगा। डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, पदेन सदस्य होगा। अगला लिखिए, नगर महापालिका के सभासदों द्वारा चुने हुए 4 सदस्य, वाक्य बोलिए तो एक बार थोड़ा इसको। नहीं, चुने हुए 4 सदस्य, अपने में से चुने हुए बढ़ा लीजिएगा, वो छूटे ना भाई। चुने हुए 4 सदस्य, सभासद ही चुनेंगे अपने में से 4 सदस्य। अगला लिखिए, लास्ट आपका, राज्य सरकार द्वारा 3 से अनधिक सदस्यों को नामित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 3 से अनधिक सदस्यों को नामित किया जाएगा। मैंने इन्हीं से मिलकर, आपका अगर महानगर महापालिका एरिया है तो ये लोग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विकास प्राधिकरण का। अगला लिखिए, डायरेक्ट क्लाज 7 पर आ जाना है। आपका बीच में क्लाज छोड़ देना है। आपका डायरेक्ट धारा 4 का क्लाज कौन सा पढ़ना है? 7। आपका लिखिए भाई 7 आपका। लिखिए, ऐसा विकास क्षेत्र, ऐसा विकास क्षेत्र जिसका जिसका पूर्ण या कोई भाग, ऐसा विकास क्षेत्र
जिसका पूर्ण या कोई भाग नगरपालिका अधिनियम 1916 नगरपालिका अधिनियम 1916 के तहत आने वाले क्षेत्र में आता हो के तहत के तहत आने वाले क्षेत्र में आता हो वहाँ विकास प्राधिकरण में वहाँ विकास प्राधिकरण में एक अध्यक्ष कामा दीजिए एक उपाध्यक्ष तथा कम से कम 5 सदस्य एवं अधिकतम 11 सदस्य हो सकेंगे तथा कम से कम 5 सदस्य तथा अधिकतम 11 सदस्य हो सकेंगे। यानी कि नगर पालिका एरिया में ज़्यादा तामझाम नहीं है गठन में। एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और मेंबर कम से कम 5 और अधिकतम 11 इतना ही लिखना है। नगर महापालिका क्षेत्र में ही तामझाम क्या है, ज़्यादा है। नगर महापालिका वह एरिया है तो क्लास 3 लिखिएगा। नगर पालिका है आपका गवर्न होता है तो क्लास 7। ये मैं बताया था अलग अलग गठन होगा। अब अगला लिखिए, प्रश्न बनाइए भाई इसमें आपका अगला प्रश्न बनाइए। विकास प्राधिकरण के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। प्रश्न अगला बनाइए, विकास प्राधिकरण के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। लिखिए, भी एक ही पेज का है, छोटा पूछल्ला पूछ सकता है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 7 में 1973 की धारा 7 में विकास प्राधिकरण के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। विकास प्राधिकरण के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिए। फर्स्ट लिखिए, विकास क्षेत्र में विकास क्षेत्र में विकास को योजना के अनुरूप विकास क्षेत्र में विकास को योजना के अनुरूप प्रोत्साहित करना
और विकसित करना, और विकसित करना। सेकंड लिखिए, विकास हेतु विकास क्षेत्र में, विकास हेतु विकास क्षेत्र में निर्माण, कामा दीजिए अभियांत्रिकी माने इंजीनियरिंग, निर्माण कामा दीजिए अभियांत्रिकी, कामा दीजिए खनन, खनन और अन्य विकास की कार्यवाही संचालित करना, खनन और अन्य विकास की कार्यवाही संचालित करना। तीसरा लिखिए, विकास क्षेत्र में जलपूर्ति और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, विकास क्षेत्र में जलपूर्ति और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, विकास क्षेत्र में जलपूर्ति और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला लिखिए चौथा, विकास क्षेत्र में मल मूत्र त्याग की व्यवस्था करना, यानी कि शौचालय बनवाना, विकास क्षेत्र में मल मूत्र त्याग की व्यवस्था करना। पांचवा लिखिए उद्देश्य, लास्ट उद्देश्य, विकास क्षेत्र में विकास की सभी सुविधाएं प्रदान करना, विकास क्षेत्र में विकास की सभी सुविधाएं प्रदान करना और उनका अनुरक्षण करना, और उनका अनुरक्षण करना तथा विकास से संबंधित, तथा विकास से संबंधित आनुषांगिक कार्यों को, आनुषांगिक माने जुड़े हुए, आनुषांगिक कार्यों को संपादित करना, आनुषांगिक कार्यों को संपादित करना। अगला प्रश्न बनाइए, ये भी आपका समाप्त हो गया। अगला प्रश्न बनाइए, विकास प्राधिकरण का विघटन कैसे किया जा सकता है? विकास प्राधिकरण का विघटन कैसे किया जा सकता है तथा तथा विघटन के प्रभावों का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए इसका, विकास प्राधिकरण के विघटन के बारे में प्रावधान, विकास प्राधिकरण के विघटन के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973
की धारा 51 के क्लाज 1 में किया गया है। 58 क्लाज वाई लिखिएगा, 58 के क्लाज 1 में किया गया है। इसका विघटन राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जा सकेगा। वही 2 आधार याद करना है। निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जा सकेगा। फर्स्ट लिखिए, विकास प्राधिकरण ने अपने सभी सारवान उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया हो। फर्स्ट में लिखिएगा, विकास प्राधिकरण ने अपने सभी सारवान उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया हो। सेकंड लिखिए, राज्य सरकार की राय में इसका अस्तित्व में रहना, माने मौजूद रहना, इसका अस्तित्व में रहना अनावश्यक हो गया हो। अनावश्यक हो गया हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तब राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, तब राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके विकास प्राधिकरण का विघटन कर सकेगी, डिसोल्यूशन कर सकेगी। विकास प्राधिकरण का विघटन कर सकेगी। कल और लिखवाया जाएगा आपका प्रभाव 58 58 के क्लास 2 में। अभी इंग्लिश की क्लास चलेगी।